डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं। एपिसोड 6, तुम जैसी लड़की। क्या लीजाया ने अतुल को थप्पड़ मारकर एक नई मुसीबत को चुनौती दी है? अतुल वही खामोशी से थप्पड़ खाने के बाद भी खड़ा हुआ था। वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। अतुल के चेहरे पर इस वक्त इसी तरह के भाव नजर नहीं आ रहे थे। जहां अनिवेद ये सब देखकर हैरान था, उसने देखा कि अतुल के हाथ के मुट्ठी भेज रहे हैं। ये सब बोलकर लीजाया अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। लीजाया जाते वक्त अपनी लाल हो चुकी आंखों से अतुल को ही देख रही थी। लीजाया थोड़ा ही आगे बढ़े। ठीक है, अतुल उसका हाथ एक झटके से खींचकर उसको गाड़ी के दरवाजे से लाकर उसे सटा दिया। अतुल ने लीजाया के दोनों हाथ पकड़कर लीजाया पीठ के पीछे ले जाकर अतुल ने अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। अतुल ने लीजाया का हाथ इतनी मजबूती से पकड़े हुए थे कि लीजाया के हाथ में जो घड़ी वृद्धि हुई थी वह उसके कलाई में लग गई और वहां से खून निकलने लगा। वह दर्द महसूस करते हैं लीजाया के आंखों से पानी बहने लगा। एक बार को तो लीजाया के आंसू देखकर अतुल ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी उसको लीजाया ने जो थप्पड़ मारा था वह याद आते ही अब अतुल ने दुगनी तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। वहीं खड़ा हुआ अनिर्वेद ने अतुल का ये रूप देखकर हैरान था, क्योंकि वह अतुल को बचपन से जानता था कि अतुल भले ही लड़कियों को पसंद नहीं करता था, बट अतुल कभी ऐसा सलूक नहीं करता था लड़कियों के साथ जैसा इस लड़की के साथ कर रहा है। वही अतुल ये सब करते वक्त लीजाया के इतने करीब था कि लीजाया के धड़कन इतने तेजी से धड़कने लगी कि अतुल भी लीजाना की धड़कन महसूस कर सकता था। ये सब अतुल इतनी जल्दी किया था कि लीजाया को खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला। लीजाया अतुल के बाहों में से छूटने के लिए कसमस आने लगी। लीजाया वहां से टस से मस नहीं हो सकी, क्योंकि अतुल के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि लीजाया हिल भी नहीं पा रही थी। अतुल ने कहा, लीजाया से तुमने मुझसे उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इस थप्पड़ की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अतुल शाह को थप्पड़ मारा है तुमने, अब तुम ये बात याद रखना। लीजाया अतुल की गुस्से से भरी आंखें देखकर लीजाया बहुत डर गई थी। वह अतुल की बात का सामने कुछ जवाब भी नहीं दे पा रही थी। वह सर से पैर तक कांप रही थी कि उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वही अनिर्वेद जो ये सब देख रहा था, वह अतुल के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कुछ बोलने ही वाला था कि अतुल ने गुस्से से उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और लीजाया से कहा, तुम जैसी लड़की को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बस तुम जैसी लड़की आंसू बहाकर यह जताना चाहती है कि हम एक सीधी सादी लड़की है, ये दिखाना चाहती हो तुम। अतुल ने उसके हाथ की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम जैसी लड़की। वह शब्दों अतुल ने खींचते हुए कहा था। लीजाया अतुल को बिना पलके झपकाए देखे ही जा रही थी। लीजाया ने जब ये सुना तुम जैसे लड़के, तो वह अब तक खुद को कमजोर बनाए हुए थे। वह अतुल को धक्का मारते हुए बोली, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा? लीजाया ने धक्का दिया तो अतुल उससे दूर हो गया। लीजाया ने अतुल सामने उंगली पॉइंट करते हुए बोली, तुम जैसे लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा? किस टाइप की लड़की लग रही हूं मैं तुम्हें? अतुल ने उसकी ही टोन में जवाब देते हुए कहा, तुम जैसी बदचलन लड़की। किसी के मुंह से अपने बारे में ये सब सुनकर एक पल को तो लीजाया ठंडी पड़ने लगी थी। लगे भी क्यों ना, एक लड़की की इज्जत उसके लिए बहुत खास होती है और अतुल तो उसको बार बार तुम जैसी लड़की, तू जैसी लड़की बोल रहा था। आखिर क्यों अतुल ऐसे बात कर रहा है? क्या अतुल को किसी की भावनाओं की कद्र नहीं है? वही अनिवेद अतुल के पास आया और अतुल से कहा, अतुल तो यह क्या बोल रहा है? किसी लड़के के बारे में तू इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है यार? तू पागल हो गया है? तू इसे जानता तक नहीं है और तू उससे को डायरेक्ट लिंक बच्चन कैसे बोल रहा है? क्या हो गया है तुझे? अतुल ने अनिवेद को धक्का मारते हुए गुस्से से बोला, इस लड़की ने अतुल शाह को थप्पड़ मारा है, तुझे पता है ना? अतुल शाह को थप्पड़ मारने का क्या नतीजा हो सकता है? अनिवेद ने अतुल को शांत करते हुए बोला, अतुल तू जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस तरह से तेरी इमेज खराब हो रही है। तू अपने आसपास देख, सबक तुझे और इस लड़की को ही देख रहे हैं। प्लीज अभी शांत हो जा। हालांकि अतुल अभी भी इतने ही गुस्से में था, पर अतुल को अपनी इज्जत जान से भी ज्यादा प्यारी थी। अतुल ने जब ये सुना तो अतुल ने अपनी नजर आसपास घुमाई तो सभी उन्हें ही देख रहे थे। तो ये देखकर अतुल आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और अनिवेद भी उसके साथ आकर गाड़ी में बैठ गया और वह वहां से निकल गए। वही लीजाया भूत बने खड़ी हुई थी। वह एक तक अतुल की गाड़ी जो जा रही थी उसे ही देखे जा रही थी। वह भी जो कुछ भी हुआ वह सोच सोच कर सिसकियां ले रही थी। लीजाया अपने आप को संभाला, अपने आंसू पूछो और जमीन पर से वह अपना बैग उठा नहीं लगी जो अतुल के खींचने से नीचे गिर गया था। लीजाया ने अपने कदम ऑफिस की ओर बढ़ा लिए। लीजाया ऑफिस के अंदर आए तो सब उसे ही देख रहे थे। एक लड़की ने लीजाया से इतराते हुए कहा, तुम अंदर जाओ, सर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं राजकुमारी। ये बोलकर वह लड़की भी हंसने लगी और ऑफिस में जो लोग भी थे वह भी जोर जोर से हंसने लगे। लीजाया ये देखकर और सुनकर हैरान नहीं हुई, क्योंकि वह उसके साथ रोज होता था ऑफिस में। लीजाया को कोई भी ज्यादा पसंद नहीं करता था, खास करके तो लड़कियां। आल्हा के लीजाया एक सिंपल सी लड़की है, बट वह उसका खूबसूरत चेहरा जो किसी को भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। वही लीजाया का खूबसूरत चेहरा ऑफिस में किसी भी लड़की को पसंद नहीं था, क्योंकि वह इसलिए ऑफिस में सब लड़के उन लड़कियों कहते थे कि हालांकि लीजाया सिंपल सी है लड़की है, पन वह कितनी खूबसूरत लगती है। बस यही बात उन लड़कियों को पसंद नहीं आती थी। उस वजह से वह लड़कियां लीजाया को नापसंद करती है।
लीजाया ये सुनकर अपने बॉस के केबिन के और बढ़ गई। लीजाया केबिन के अंदर आए और उसने देखा कि उसके बॉस सामने की टेबल के पास में रखी हुई चेयर पर बैठे हुए हैं। लीजाया अपने कदम बढ़ाकर अपने बॉस के पास आकर खड़ी हो गई। उसके बॉस ने देखा कि लीजाया खड़ी हुई है तो उसके बॉस ने अपनी कुर्सी से खड़ेते हुए लीजाया को चिल्लाकर बोली, लीजाया तुम 10 मिनट का बोलकर अभी शाम को आ रही हो, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम एक केयरटेकर की नौकरी करती हो, उसमें लापरवाह होना तुम्हें कितना भारी पड़ सकता है। तुम पहले भी इतनी गलतियां कर चुकी हो, फिर भी मैंने तुम्हें जॉब पर रखा हुआ है, फिर भी तुम अपनी गलतियां सुधार ही नहीं रही हो। लीजाया के बॉस ऐसा इसलिए कह रहे थे कि अभी कुछ ही दिन पहले की बात है। लीजाया के बॉस ने लीजाया को एक एड्रेस पर भेजा था। जहां लीजाया पहुंची, लीजाया ने देखा कि उस घर में किसी भी मरीज का ख्याल के लिए नहीं बुलाया गया था, वहां सब लड़के ही मौजूद थे जिन्हें हाथ में शराब से भरे हुए गिलास थे। लीजाया समझ गई कि इन लड़कों ने केयरटेकर को किस तरह का ख्याल रखने के लिए बुलाया है। लीजाया ये समझते ही वहां से जाने लगी, तभी उसी वक्त एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर उन लड़कों के बीच में लाकर पटक दिया। उस वजह से लीजाया औंधे मुंह फर्श पर गिर गई। लीजाया हिम्मत कर वहां से उठी और वहां से भागने लगी कि तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, कहाँ जा रही हो, हमारी कर तो करती जाओ। ये सुनकर लीजाया घबरा गई। फिर वही खड़े हुए दूसरे लड़के ने कहा, हाँ तुम्हें इसीलिए तो बुलाया गया है कि तुम हमारी अच्छे से कर सको, हमारी देखभाल कर सको। वह लड़का ये कहते वक्त लीजाया के और ही बढ़ रहा था। लीजाया जब ये देखा कि वह लड़का उसके ही और आ रहा है। लीजाया को जिस लड़के ने पकड़ा हुआ था, लीजाया ने उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पर अपना पैर मार दिया और वह लड़का दर्द से चीख उठा। उसी बात का फायदा उठाकर लीजाया वहां से भाग गई। लीजाया ने ये सब इतनी जल्दी किया था कि लड़कों को लीजाया को पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। लीजाया कैसे भी करके अपने ऑफिस में पहुंचती है। अपने ऑफिस में जाकर वह अपने बॉस के पास जाती है तो उसके बॉस उसको चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हें दवाई पढ़नी नहीं आती क्या? तो तुम मरीज को गलत दवाई देकर यहाँ आ गई हो। दरअसल लीजाया यहाँ पहुंची ही नहीं थी, उसके पहले उन लड़कों ने यहाँ फोन कर उसके बॉस को ये कहा था कि आपकी केयरटेकर यहाँ आकर मरीज को गलत दवाई देकर यहाँ से भाग गई है। लीजाया ये सुनकर अपने बॉस को कुछ नहीं कहा और वह खामोशी से अपने बॉस की बातें सुन रही थी। लीजाया को ये पता था कि उसका बॉस उस पर यकीन नहीं करेगा, तो लीजाया ने सच नहीं बताया। तो लीजाया के बॉस ने लीजाया को नौकरी से निकाल दिया गया था। लीजाया की गलती ना होने के बाद भी माफी मांगी और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा सर, मुझे माफ कर दीजिए। तो उसके बॉस ने उसको नौकरी पर रख लिया था। उसके बॉस ने उससे कहा था कि आइंदा ऐसी गलती कभी हुई ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल देने में जरा सी भी देर ही नहीं करूंगा। लीजाया लड़कों वाली कहानी खत्म। लीजाया का बॉस बोला, बस लीजाया आज के बाद तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। एपिसोड 7 मेरी जुबान फिसल गई। आज के बाद तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजाया के बॉस ने लीजाया से कहा। ये सुनकर लीजाया फौरन ही अपने बॉस के पास आकर बोली, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। पर उसका बॉस उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लीजाया का बॉस बोला, लीजाया मैं तुम्हारी वजह से अपनी केयरटेकर कंपनी को खतरे में नहीं डाल सकता, तुम्हें पता भी नहीं है कि हमारी केयरटेकर कंपनी के साथ कितने पार्टनर से जुड़े हुए हैं। लीजाया के बॉस ने आगे बात जारी रखते हुए कहा, लीजाया तुम जिस तरह से अपना काम करती हो उस तरह से तुमने कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है, हमें तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है। लीजाया वही लीजाया चुपचाप खड़े हुए अपने बॉस की बातें सुन रही थी। लीजाया अपनी बात दोहराते हुए बोली, सर प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आज क्यों आने में लेट हो गया, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज सर। लीजाया के बॉस ने हंसते हुए कहा, लीजाया मुझे पता है तुम क्या कहोगी सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, मेरी ऑटो खराब हो गई थी, मैं वहां फलाना ठिकाना, वही बोलोगी तुम जो तुम पिछले कई महीनों से बोल रही हो। लीजाया अब परेशान होकर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा से लाल कर बोली, सर एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर आपको मुझे जॉब पर रखना है या नहीं वह आपका डिसीजन होगा। आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए, फिर आप जो बोलेगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। लीजाया बॉस ने एक गहरी सांस ली और लीजाया से कहा, हाँ बोलो लीजाया तुम क्या कहना चाहती हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। लीजाया ने यह सुनकर फौरन ही अपने बॉस को उसके साथ आज सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ भी हुआ वह सब बता दिया, सिवाय उसके और अतुल के बहस के अलावा। क्योंकि लीजाया का वह पर्सनल मैटर था इसलिए लीजाया ने उसके बॉस को यह बात नहीं बताई थी। लीजाया की बॉस ने ये सब बातें सुनकर लीजाया से कहा, लीजाया मैं मानता हूं कि तुम हॉस्पिटल में होगी, मैं तुम्हें वापस जॉब पर नहीं रख सकता। लीजाया को लगा था कि सब जाने के बाद उसका बॉस उसे जॉब पर वापस रख लेगा। लीजाया ने जब अपने बॉस से मुंह से यह सुना तो वह लीजाया ने बची कुची उम्मीद भी उसने छोड़ दी। हालांकि लीजाया का बॉस बुरा इंसान नहीं था, पर अपनी केयरटेकर कंपनी के चलते वह ऐसी लापरवाह लड़की को रखना नहीं चाहते थे। उन्हें लीजाया के लिए बुरा भी लग रहा था, पर वह अब उन्होंने मन बना लिया था कि वह लीजाया को अब जॉब पर नहीं रखेंगे। लीजाया ने अब कोई कोशिश नहीं की अपने बॉस को समझाने की, अब वह उदास होकर केबिन के बाहर जाने लगी। तभी उसके बॉस ने उसको पीछे से आवाज दी। लीजाया अपने बॉस की आवाज सुनकर वहीं रुक गई और अपनी बॉस के और पलट गई। लीजाया के बॉस ने लीजाया से कहा, तुम्हारी जिस क्लाइंट के साथ सुबह मीटिंग होने वाली थी वह क्लाइंट अभी आ रहे हैं, वह क्लाइंट का हमारी कंपनी में आधा % हिस्सा भी है। लीजाया के बॉस आगे बात जारी करते हुए बोले, उस क्लाइंट को अपने पापा के लिए एक केयरटेकर चाहिए, अगर वह तुम्हें सिलेक्ट कर लेते हैं तो तुम्हारी जॉब बच सकती है। लीजाया ने जब ये सुना तो उसको अपनी जॉब बचाने के लिए एक उम्मीद नजर आई। वह खुश होकर उसके सर को कुछ बोलने ही वाली थी कि उसके सर ने उसको बीच में ही रोकते हुए कहा,
लीजाया, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। जिस क्लाइंट के साथ मैं तुम्हें अभी मीटिंग के लिए बोल रहा हूँ वह क्लाइंट कोई और नहीं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन है। उनकी लाइफ में एक एक सेकंड एक एक मिनट इंपॉर्टेंट रखता है। लीजाया अपने सर से बोली, सर आप अब फिक्र मत कीजिए, मैं अपना टाइम और अपना वक्त भी बदल दूंगी। उस क्लाइंट को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप मुझे एक और मौका देकर देखिए। लीजाया के बॉस लीजाया के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, लीजाया मुझे तुमसे यही उम्मीद है। लीजाया अब तुम बाहर इंतजार करो, उस क्लाइंट के आते ही मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। ये सुनकर लीजाया फौरन ही केबिन के बाहर आ जाती है, ऑल में रखे हुए सोफे पर बैठ जाती है और क्लाइंट के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद एक अध्ययन उम्र वाले शख्स के सामने दो नौजवान बैठे हुए थे। वह दो नौजवान कोई और नहीं अतुल शाह और अनिवेद है। अतुल अपने सामने अधर उम्र वाले शख्स से अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, मैंने आपको सुबह जो काम सौंपा था वह अभी तक हुआ क्यों नहीं है? अतुल अपने पैर पर पेंट चढ़ाते हुए बोला, विजय जी शायद आप भूल गए हैं कि मुझे लेट लतीफ लोग पसंद नहीं है। विजय नाम उस अधर उम्र वाले शख्स का है। विजय जी अतुल से बोले, सॉरी अतुल। विजय जी इतना ही बोल पाए थे कि अतुल ने उन्हें बीच में ही ठोकते हुए कहा। अतुल अपनी भौहें सुकूनते हुए बोला, अतुल नहीं अतुल शाह। विजय जी यह सुनकर फौरन ही अपनी गलती सुधारते हुए बोले, सॉरी सॉरी अतुल शाह, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जुबान फिसल गई। अनिवेद जहां काफी देर से वह खामोश बैठा हुआ था, विजय जी की बात सुनकर वह जोरों जोरों से हंसने लगा और हंसते हुए विजय जी से बोला, विजय जी क्या उम्र के साथ साथ जबान भी फिसल सकती है क्या? वह ताली मारता हुआ बोला। वही अतुल ने अनिवेद को गुस्से से कहा, अपनी बत्तीसी दिखाना बंद करो अनिवेद। अनिवेद ये सुनकर अपने मुंह पर उंगली रख लेता है और खामोशी से वहां अतुल को बड़बड़ाए हुए बोला, यह ना खुद हंसता है, ना किसी को हंसने देता है, ना किसी को हंसते हुए देख सकता है। कैसा आदमी है ये, कैसे मेरा दोस्त बन गया? अतुल ने अनिदेव का बड़बड़ाना भी सुन लिया था, पर अतुल ने वह सारी बातें इग्नोर कर दी। अतुल ने विजय जी को अपने कड़क आवाज में कहा, विजय जी आप मुझे वजह बताइए कि वह काम अभी तक आपने किया क्यों नहीं है? विजय जी फौरन ही अतुल को जवाब देते हुए बोले, सॉरी अतुल शाह, वह हमारी केयरटेकर कुछ काम से हॉस्पिटल गई हुई थी, उसको आने में शाम हो गई, इसलिए अभी हमने आपको मीटिंग के लिए कह दिया था। हाँ विजय जी, कोई और नहीं बल्कि लीजाया का बॉस है। अतुल ने ये सुनकर विजय जी से कहा, क्या आपके यहाँ लड़कियों की कमी हो गई है? विजय जी तो विजय जी फौरन ही बोले, नहीं अतुल शाहपन, हमारी जो भी केयरटेकर है वह सभी अपने क्लाइंट के साथ उन्होंने घर पर गई हुई है और फिलहाल हमारे ऑफिस में एक ही केयरटेकर मौजूद है जिसके साथ अभी आपकी मीटिंग होने वाली है। ये सुनकर अतुल अपनी चेयर से खड़ा हुआ और विजय जी से बोला, नहीं करने वाला मैं उस लड़की के साथ मीटिंग जिसको अपनी वक्त की कदर नहीं है, और वैसे भी मुझे लेट आने वाले और अपनी वक्त की कदर करने वाला इंसान पसंद नहीं है। ये बोलकर अतुल वहां से जाने लगा कि तभी अनिवेद ने अतुल का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, अतुल तुझे पता है कि हम केयरटेकर लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, हमें उस लड़की से मीटिंग करनी ही होगी। अतुल ने ये सुनकर मीटिंग करने के लिए हाँ कह दिया और विजय कोरिडॉन पर फोन कर उस लड़की को केबिन के अंदर भेजने के लिए कह दिया। एपिसोड 8, आपकी जगह अगर वह होते ना तो मेरा दर्द ले लेते। वहीं लीजाया अपने बॉस के केबिन के अंदर आ गई थी। उसने देखा कि उसके बॉस के सामने दो शख्स बैठे हुए हैं। अतुल और अनिवेश की पैड लीजाया के तरफ होने की वजह से लीजाया ने उन दोनों का चेहरा नहीं देखा था। जब विजय जी की नज़र लीजाया पर पड़ी तो विजय जी ने लीजाया आवाज देते हुए बोले, हरे लीजाया आ गई तुम। अतुल और अनिवेश ने जब ये सुना तो वह दोनों अपनी गर्दन पीछे मुड़कर देखने लगे। उन दोनों ने जब लीजाया को देखा तो वह दोनों अपने चेहरे पर से खड़े हो गए। वही लीजाया उर्दू के तरफ ही बढ़ रही थी कि लीजाया ने जब उन दोनों को देखा तो उसने उसके कदम वही रोक दिए और वही खड़ी हो गई। वही अतुल ने जब लीजाया को देखा तो उसको कुछ देर पहले जो कुछ भी हुआ था वह याद आने लगा। वह याद आते ही अतुल की हाथ की मुखिया बेचने लगी। वही लीजाया ने अतुल को देखकर अपनी जॉब बचाने के लिए जो बची कुछ उम्मीद रखी थी वह भी अतुल को देखकर उसने खत्म कर दी। वही अतुल को वह सब याद आते ही उसने अपने कदम लीजाया की ओर बढ़ा दिए। लीजाया ने जब ये देखा कि अतुल उसकी ही तरफ आ रहा है तो वह अपने कदम पीछे की ओर लेने लगी। वह पीछे केबिन के दरवाजे से लग गई। अतुल लीजाया के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। इस वक्त अतुल ने अपने दोनों हाथ पॉकेट की जेब में डाले हुए थे। अतुल लीजाया का मजाक बनाते हुए बोला, तुम जैसी लड़की खुद को नहीं संभाल सकती और दूसरों को संभालने की जॉब करती हो। लीजाया ने यह सुनकर कुछ बोलने के लिए अपने होंठ हिलाए थे कि वह रुक गई और अपने आप से बोली, अगर मैं इस शख्स से कुछ भी बोलूंगी ना तो सीधा मेरे जॉब पर असर होगा और मैं ये जॉब को नहीं खो सकती, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। लीजाया कुछ भी नहीं बोली, वह अपना सर नीचे झुकाकर अतुल की बातें सुनने लगी। अतुल विजय जी के सामने पलटते हुए विजय जी से बोला, विजय जी आपने इसके साथ मेरी मीटिंग रखी हुई थी, ऐसी लड़की के साथ मैं मीटिंग करूंगा, आपने सोचा भी कैसे? विजय जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अतुल सा क्यों बोल रहा है। फिर भी विजय जी ने इन बातों पर ध्यान ना देते हुए लीजाया की तारीफ करते हुए कहा, अतुल शाह ये लीजाया एक अच्छी केयरटेकर है, उसने कई लोगों को अपने पैरों पर खड़ा किया है, वह अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करना जानती है, आप एक मौका इसे देकर देखिए, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी। वही अनिर्वेद अतुल के पास आकर बोला, अतुल मेरी बात सुन, हमें इस केयरटेकर को तेरे पापा की देखभाल के लिए ले जाना चाहिए। अतुल अनिर्वेद सामने देखकर बोला, वह इंसान मेरा बाप नहीं है और इस लड़की की बात करूं ना तो इस जैसी लड़की को मैं अपने घर में आने की भी इजाजत ना दूं, और तू कह रहा है कि मैं इसे अपने घर में एक केयरटेकर बनाकर ले जाऊं। वही लीजाया एक ही शब्द सुनकर बहुत हैरान थी कि एक अजनबी उसको जाने बगैर क्यों ऐसी लड़की बोल रहा है। आखिर क्यों लीजाया एक जॉब के लिए इतना सब कुछ सुन रही है अपने बारे में। लीजाया ने ना चाहते हुए भी अपनी जॉब बचाने के लिए अतुल से माफी मांगते हुए कहा, क्या आप मुझे अपने साथ इसलिए नहीं ले जाना चाहते कि मैंने आपको थप्पड़ मारा? अगर ऐसा है तो मैं उस थप्पड़ के लिए आपसे माफी मांगती हूँ।
आप मेरी जॉब के बीच हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह बीच में मत लाइए प्लीज। ये सुनकर अतुल ने लीजाया को उसकी बाहों से पकड़ा और उसको केबिन की दीवार से लगा दिया। और अतुल अपने दांत भेजकर बोला, तुम्हें क्या लगा तुम जैसी लड़की को मैं याद रखना भी चाहूंगा? बल्कि तुम्हें तो मैं अब इस ऑफिस में रहने भी नहीं दूंगा। ½ पार्टनर हूं मैं और उस वजह से मैं अपने ऑफिस में तुम जैसी लड़की को तो बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करूंगा। तो अपना बिस्तर कोटला लो और जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी इस ऑफिस में मत आना, समझी तुम? इतना बोलते ही अतुल ने लीजाया को एक झटके से छोड़ दिया और अपने बड़े कदम भरता हुआ वह बाहर की ओर निकल गया। उसके पीछे पीछे अनिदेव भी बाहर आ जाता है। वही लीजाया फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। लीजाया की जॉब कैसे गई वह कहानी अब खत्म। अब लीजाया आगे क्या करेगी वह कहानी शुरू। कैशबैक एंड अब आगे। लीजाया ने सब माया को बता दिया। माया ने ये सब सुनकर अपने सर पर दोनों हाथ रख लिए और लीजाया से कहा, ओ गॉड, इतना सब कुछ हो गया एक दिन में तेरे साथ। लीजाया ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि एक थप्पड़ की सजा कोई इतनी बड़ी भी दे सकता है किसी को। वह इंसान नहीं राक्षस है। राक्षस वह अपने आप को क्या समझता है? अच्छा ठीक है यार लीजाया, हम दूसरी जॉब के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम घर चलते हैं, बहुत रात हो चुकी है। लीजाया ने हमें जवाब दिया और माया की स्कूटी पर बैठकर वह घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में विशाल की मां संगीता जी हॉस्पिटल में आ चुकी थी। विशाल की मां ने विशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा तुम्हें कैसे चोट लगी, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? विशाल ने अपनी मां को रूडली जवाब दिया, मॉम इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये जुटी फिक्र मुझे ना ही बताओ तो अच्छा होगा। ये सुनकर विशाल की मां ने चिल्लाकर कहा, विशाल तुम अपनी मां से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी मां हूं? ये सुनकर विशाल जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, मामा कह रही हो आप खुद को मेरी मां जैसा? क्या किया है आपने मेरे लिए? ना मुझे आप वक्त दे पाते हो ना मेरे साथ बैठकर कुछ बातें। विशाल के मां आवाज ऊंची कर बोली, उस इंसान ने सिखाया ना तुमको कि तुम तुम्हारी मां से ऐसी बात करो? वह तो खुद ही मुझे से ऐसी बात करता है और तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर दिया उसने। विशाल जो बेड पर लेटा हुआ था वहां से उठा और बेड से शीट एक लगाकर बैठ गया। उसके सर में बहुत जोरों का दर्द हो रहा था। वह अपने सर पर 2 गोलियों से दबाने लगा। विशाल की मां विशाल की मदद के लिए आगे बढ़ी थी कि विशाल ने उसका हाथ बताकर उसको मां को मदद ना करने के लिए कहा। ये देखकर विशाल की मां वही खड़ी हो जाती है और विशाल को एक तक देखने लगती है। कोलन 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 सेमी कोलन कोष्टक कोष्टक कोलन 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 कोष्टक कोष्टक कोलन कोलन कोलन। मॉम हमारे बीच में उनको लाने की कोई जरूरत नहीं है, विशाल ने अपनी मां से कहा। ये सुनकर विशाल की मां ने कहा, अच्छा क्यों नाम ला लूं मैं उसको बीच में जिसने मेरे बेटे को अपनी तरफ कर लिया है? मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ हो गया है। ये सुनकर विशाल ने जोर से बोलना चाहा। वह जैसे ही जोर से बोलने लगा कि उसके सर पर एक झटका सा लगा और उसके मुंह से आग की चीख निकल गई। विशाल की मानी विशाल की चीख सुनकर भी उसके पास जाकर बोला भी नहीं कि विशाल तुम्हें क्या हुआ? विशाल ने देखा कि उसकी मां ने एक बार भी उसकी तरफ देखकर बोला भी नहीं कि तुम्हें क्या हुआ। विशाल ये देखकर हल्के से मुस्कुराया और अपनी मां से कहा, मॉम अगर आपकी जगह वह इंसान यहाँ होता ना तो मेरा दर्द मेरी तकलीफ सारी अपने हाथ में ले लेता। वह आपकी तरह मुझसे सवाल नहीं करता मॉम। वह इंसान मुझे थोड़ा भी तकलीफ में नहीं देख सकता और वह इंसान मेरे लिए क्या है वह आप नहीं समझोगे, वह आप समझ भी नहीं सकती क्योंकि आप में समझने की भावना ही नहीं है। मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ वही मुझे समझ में नहीं आता। संगीता जी हंसते हुए बोली, अच्छा इतनी फिक्र है उसे तेरी तो अभी तक आया क्यों नहीं वह तेरे पास? उसे तो अभी आ जाना चाहिए तेरी यह खबर सुनकर। वहीं दूसरी तरफ माया और लीजाया दोनों माया के घर पर पहुंच चुके थे। माया ने अपने घर का दरवाजा खोला और लीजाया को एक चेयर पर बैठने के लिए कहकर वह किचन में पानी लेने के लिए चली गई। वह थोड़ी देर बाद पानी लेकर आई। माया ने लीजाया की तरफ पानी से भरा गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजाया तूने जिस थप्पड़ मारा है वह आदमी इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और दूसरा उसकी पॉपुलर डिजाइन और कंपनी का मालिक है, तो जाहिर सी बात है अब उस केयरटेकर कंपनी में तुझे जॉब मिला तो नामुमकिन है। लीजाया ने माया के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए कहा, मुझे पता है माया तो सच कह रहे हैं, अब मुझे जॉब नहीं मिलेंगे उस कंपनी में। माया ने लीजाया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पर तू फिक्र मत कर, तू दूसरी जगह भी जॉब के लिए ट्रैक कर सकते हैं, हम कहीं और देखेंगे तेरे लिए जॉब। अभी के लिए फिलहाल तो फ्रेश होकर आ, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए। लीजाया ने माया को मना करते हुए कहा, नहीं माया अभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। ये सुनकर माया लीजाया का हाथ पकड़ते हुए बोले, लीजाया मुझे पता है कि तूने सुबह से पानी भी नहीं पिया होगा, इतनी भागदौड़ कर रही थी कि तुझे पानी याद भी नहीं आया होगा। पागल तू जल्दी से फ्रेश होकर आ, चल मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं तेरा ना नहीं सुनना चाहती, जा जल्दी से। माया किचन की ओर जाते हुए लीजाया से बोली, लीजाया वैसे भी तुम्हें फ्रेश होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास से खून की बू आ रही है, उस लड़के को बचाते वक्त तुम्हारे कपड़ों पर लग गया होगा, ये तो शुक्र है कि तुमने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं आज। माया ये कहकर हंसते हुए किचन के अंदर आ गई। लीजाया ये सुनकर उसकी नज़र खुद के ऊपर डालती हुई बोली, हाँ यार माया सच कह रही है, पूरे दिन में इतना भागी हूँ कि खुद पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि मेरे कपड़े लोहे से भरे हुए हैं। लीजाया कहते हैं वक्त माया के रूम में आए और माया की कबड्डी खोलकर उसने माया के कपड़े लेकर माया के वॉशरूम में के अंदर चली गई फ्रेश होने के लिए। थोड़ी देर बाद लीजाया फ्रेश होकर आई, वह माया की रूम से अटैच बालकनी में आकर खड़ी हो गई। विंडो से देख लगाकर लीजाया आसमान की ओर देख रहे थे। लीजाया के आंखों में इस वक्त आंसू भरे हुए थे। तभी माया लीजाया को खाना खाने के लिए आवाज देने आई। माया ने देखा कि लीजाया बालकनी में खड़ी हुई है तो माया ने लीजाया को आवाज दी। लीजाया अपने ख्यालों में इतना घूमती कि लीजाया ने माया की आवाज सुनी ही नहीं। माया ने जब ये देखा कि लीजाया उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही तो माया ने अपने दम लीजाया और बड़ा लेती है। माया लीजाया पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, लीजाया मत सोच तेरा वह कर्ज। माया इतना ही बोल पाई थी कि उसके घर में नोक होने की आवाज आई।
लीजाया ने माया से शांत आवाज में कहा, माया इस वक्त तुम्हारे घर पर कौन आ सकता है? माया ने लीजाया से कहा, पता नहीं यार, मैं जाकर दिखती हूँ, तू टेबल पर आ जा, खाना खा लेते हैं। माया ये बोलकर वहां से हॉल के अंदर आ जाती, वही लीजाया भी उसके पीछे पीछे हॉल के अंदर आ जाती है। माया दरवाजे के पास पहुंचती है, वह दरवाजा खोलकर देखते हैं तो सामने देखकर माया कहती है, अभय इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? अभय अंदर आता हुआ बोला, हाँ तो मैं ही होगा ना, तूने क्या सोचा इस वक्त तेरा? वह अभय इतना ही बोल पाया था कि माया ने उसके हाथ पर मारते हुए बोला, चुप कर, यह बता इस वक्त क्यों आया है यहाँ पर? एपिसोड 9, हम तेरे साथ है। रात का समय। अभय माया के घर पर आया हुआ था। अभय माया के घर के अंदर आता हुआ बोला, माया लीजाया आई है यहाँ पर। वह मैं लीजाया के घर पर गया। अभय इतना ही बोल पाया था कि उसकी नज़र लीजाया के ऊपर पड़ी जो डाइनिंग टेबल के पास बैठी हुई थी। लीजाया को देखकर अभय उसके पास आकर उसके बाजू में रखी हुई चेयर पर बैठती हुए बोला, अरे लीजाया तू यहाँ पर है, मैं तो तेरे घर पर भी जाकर आया पर तू वहां नहीं मिली, तो मैं समझ गया कि तू तेरी चमची माया के पास ही होगी। माया भी टेबल के पास आकर अभय को मारती हुई बोली, चमची कैसे बोल रहा है बे? आइंदा तूने मुझे चमचे कहा ना तो तुम्हें तेरा ब्रेकअप करवा दूंगी। वैसे भी तुझे पता है ना कि वह हमेशा हम पर ही भरोसा करते हैं और तुझ पर बिल्कुल भी नहीं। माया ये बोलकर हंसने लगी। वहीं लीजाया चुपचाप से बैठी हुई थी। लीजाया अभय और माया की बातों का कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी, ना कुछ रिएक्ट कर रही थी, वह बस अपना सर नीचे झुका ही बैठी हुई थी। जब माया और अभय ने दोनों ने देखा कि लीजाया कुछ बोल नहीं रही तो माया ने खाना निकालते हुए कहा, लीजाया ये देखो मैंने तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है भिंडी, तुझे भिंडी बहुत पसंद है ना, इसलिए मैंने तेरे लिए ये सब्जी बना दी, अब खाओ चलो। लियाया खाने को बस घूरती रही, उसने खाने का एक निवाला भी अपने मुंह में नहीं डाला। ये देखकर अभय और माया एक दूसरे के सामने देखकर कुछ इशारों में एक दूसरे को कहने लगे। फिर अभय और माया अपनी चेयर पर से उठकर लीजाया के पेट पर गुदगुदी करने लगे। गुदगुदी की वजह से लीजाया जोर जोर से हंसने लगी। लीजाया अपनी जगह से खड़ी हो गई और अपने दोनों दोस्तों को गले से लगा लिया। लीजाया अपने दोनों दोस्तों को गले लगाते ही रोने लगी, जो अभी कुछ वक्त पहले हंस रही थी। लीजाया का रोना इतना तेज था कि माया और अभय कुछ पल के लिए तो डर से गए कि लीजाया इतनी जोरों से क्यों रो रही है। माया ने लीजाया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लीजाया चुप हो जा यार, मैं तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। तो अभय माया से बोला, इसे रो लेने दे माया, ताकि इसका मन हल्का हो जाए। वह जितने देर अपने आंसू छुपाएगी उतनी ही उसको ज्यादा तकलीफ होगी, इसलिए इन आंसुओं के साथ उसकी हर एक तकलीफ बह जाने दे आज। लीजाया रोते हुए उन दोनों से बोली, आज मुझे पापा की बहुत याद आ रही है, आज मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। मुझे मेरे पापा ने कहा था कि मैं उनकी बहुत स्ट्रांग बेट हूँ, पर मेरे पापा गलत कहते थे, मैं उनकी सॉन्ग बेटी नहीं बन पाई। लीजाया इतना रो रही थी कि उसकी आवाज़ सिसकियों में सुनाई दे रही थी। माया और अभय ने लीजाया की सिसकियों की आवाज़ सुनकर वह दोनों लीजाया से दूर हो गए और लीजाया को चेयर पर बैठा दिया। वह दोनों लीजाया का हाथ पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ गए। फिर माया ने लीजाया से कहा, लीजाया तू तेरे पापा के एक स्ट्रांग बेटी है, बहुत स्ट्रांग। तूने जो तेरे पापा के लिए किया था वह कोई बेटी नहीं कर सकती जो तूने किया। अब तू बता तू कैसे स्ट्रांग नहीं है? एक 22 साल की उम्र में तू कितना कर रही है अपने पापा के लिए? पहले भी तू अपने पापा के लिए करती थी और अभी भी आज भी उन्हों के लिए ही तू कर रही है, और तेरे पापा को तुझ पर गर्व होगा, वह जहाँ कहीं भी होंगे वह तुझ पर गर्व कर रहे होंगे। लीजाया तू अपने पापा की बहुत स्ट्रांग बेटी है, तुझे देखकर तो मुझ में भी हिम्मत आ जाती है कि कोई इतना भी हिम्मत वाला हो सकता है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं, मेरी एक हिम्मत है। लीजाया ने माया से कहा, नहीं माया, जितना भी मैं हिम्मत रखने की कोशिश करती हूँ मेरी किस्मत मुझे हिम्मत करने ही नहीं देती है। लीजाया की बात सुनकर अभय ने लीजाया हाथ थामते हुए बोला, लीजाया इस बार तेरी किस्मत तुझे नहीं रह पाएंगे, हम मिलकर तेरी किस्मत को हरा देंगे। अभय अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोला, लीजाया तू हर बार नहीं हारी, इस बार भी तो नहीं हारेगी। अभय इतना बोलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया और माहौल को हल्का करने के इरादे से बोला। अभय ने माया से कहा, तू मुझे यह नहीं बता सकती थी फोन पर अकेली लीजाया यहाँ पर है? माया ने उसकी बात का जवाब देते हुए बोलो, हरी वह मेरी भिंडी जल रही थी इसलिए मैं बताना भूल गई, अकेली जाना यहाँ पर है। अभय माया और लीजाया से बोला, अच्छा वह सब छोड़ो, तुम दोनों बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जाओ, सुबह मैं तुम दोनों से मिलता हूँ। अभय लीजाया के गालों पर हाथ रखता हुआ बोला, तुम फिक्र मत करना लीजाया, हम तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगी। अभय अपनी बात दौड़ता हुआ बोला, लीजाया तुम फिक्र मत करना, सुबह हम तेरी जॉब के लिए जाएंगे, मुझे पक्का यकीन है कि तुझे जॉब जरूर मिल जाएगी। हाँ अभय इतना बोलकर उन दोनों को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वह अपने घर के लिए निकल गया। अभय के जाते ही लीजाया और माया भी बेडरूम के अंदर आ जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। माया को बेड पर लेटे ही थोड़ी देर में नींद आ जाती है। वही लीजाया के आंखों से नींद कोसों दूर थी, उसको ना नींद थी ना सुकून, बस पूरी रात ही करवटें बदलते रहे। बहुत कोशिश करने के बाद आगे लीजाया नींद की आगोश में चले ही जाती है। अगले दिन सुबह एक आलीशान बंगला, उस बंगलोज के गार्डन में कई तरीके के फूलों से गार्डन सजाया हुआ था। सुबह सुबह चिड़ियों की पहल वहां का वातावरण और भी खूबसूरत बना रहा था। उसी आलीशान बंगला उसके एक कमरे में, उस कमरे की बात करें तो हर एक वस्तु है उसकी जगह पर सलीके से रखी हुई थी। वह कमरे के अंदर किंग साइज बेड, 2 4 5 लोग आराम से सो सकते हैं। उस कमरे से लगे हुए शीशे, जो बाहर का नजारा हम देख सकते हैं, बाहर का नजारा हरे भरे पेड़ों से लग रहा था। वहां इतना सुकून था कि हमें सुकून ढूंढने की कोई जरूरत थी ना हो, इतनी आलीशान तरीके से हर एक चीज सलीके से सजाई हुई थी। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि वह कमरा किसी जन्नत से कम नहीं था। उसी कमरे के अंदर उस वक्त वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। एक लंबा चौड़ा शख्स उस वॉशरूम से बाहर बाथरूम पहनकर बाहर आता है। वह शख्स ने बेड पर से अपना फोन लेकर कमरे के अध्यक्ष एक बालकनी में आकर विंडो से टेक लगाकर खड़ा हो जाता है, और बालकनी भी कहीं फूलों से सजाई हुई थी। बालकनी देखकर लग रहा था कि वह शख्स को फूलों से बेहद प्यार हो, हर एक वस्तु है वहां फूलों से सजाई हुई थी। एपिसोड 10, आखिर भैया ऐसे क्यों हैं? सुबह का वक्त, उस बंगलोज के कमरे की बालकनी में एक शख्स विंडो से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। वह शख्स की नज़र उसके फोन पर टिकी हुई थी। उस शख्स के फोन में एक वीडियो चल रही थी। उस वीडियो के अंदर कुछ लोग किसी जगह से कुछ वस्तु है चुराते नजर आ रहे थे। जैसी जैसी वीडियोस आगे बढ़ रही थी उस शख्स की मुठ्ठियां कश्ती जा रही थी। वीडियो खत्म होने के बाद उस शख्स ने किसी को कॉल मिलाया।
सामने से फोन रिसीव होते ही सामने से आवाज आई, तूने देखा ना, हमारी कंपनी से सिर्फ फाइल ही नहीं हमारी डिजाइनें भी गायब हुई है और मैंने तुझे जो वीडियो सेंड की है उस वीडियो के अंदर कल रात का वक्त है जब हम कैमरे लगाकर वापस घर पर आ गए थे। सामने वाला शख्स अपनी बात आगे दोहराता हुआ बोला। अतुल यार, हमारे कंपनी से डिजाइनें गायब हो रही है। हाँ, बालकनी में खड़ा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह है। सामने वाला शख्स अपनी बात दोहराते हुए बोला, अतुल, हमारी कंपनी में जब हम मौजूद होते हैं तब कोई भी डिजाइनें गायब नहीं होती है। जब हम कंपनी से बाहर कदम रखते हैं उसी वक्त सब डिजाइनें गायब हो जाती है। अतुल, हमारी पीठ पीछे हमारी कंपनी वाले ही हम पर वार कर रहे हैं और तू खामोश बैठा हुआ है सब कुछ जानने के बाद भी। अतुल ये सुनकर सामने वाले शख्स से कहता है, अनिवेद, हाँ सामने कोई और नहीं अनिर्वेद था। अतुल अनिर्वेद से कहता है, इस बारे में ऑफिस में बैठकर डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं घर पर हूँ, मैं वहां आकर बात करूंगा। अतुल अपनी कड़क आवाज में कहता है। अतुल शाह के साथ जिसने भी यह खेल शुरू किया है अतुल शाह उस खेल को खत्म अपनी तरह से करेगा, समझा अनिर्वेद। ये सुनकर अनिर्वेद और कुछ नहीं बोला, उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लीजाया अभी तक सो रही थी। माया ने लीजाया को आवाज देते हुए कहा, लीजाया मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ, तू जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाना और टेबल पर नाश्ता मैंने लगा दिया है, तू खा लेना, मैं जा रही हूँ, बाय। माया ये बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं लीजाया माया की बात सुनकर अंगड़ाइयां लेते हुए उठी। लीजाया अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था, वह बेड से उठकर उसके बैग के अंदर कुछ ढूंढने लगी। उसके बैग से उसने कुछ फोटो जैसा निकालकर उसकी आंखें खोलकर उस फोटो को देखते हुए बोली, आज की सुबह मेरी अच्छी सी जाए और मुझे जल्दी से जॉब मिल जाए। पापा, आपको देखकर मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, वह कल आपको देखा नहीं था ना, इसलिए मेरी जॉब चले गए शायद। लीजाया हंसते हुए बोले, पापा आप कहते थे ना मैं आपकी बहुत स्ट्रांग बेटी हूं, तो मैं स्ट्रांग बनूंगी, आज मुझे जॉब जरूर मिल जाएगी और मैं उन सबको कड़क जवाब दूंगी जो सब मुझे परेशान करते हैं, मैं कभी नहीं हारूंगी। पापा आई लव यू, पापा आई लव यू सो मच। लीजाया ये बोलकर कबर्ड से कपड़े लेकर वह वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वही अतुल बालकनी से अपने रूम में आ जाता है और चेंजिंग रूम के अंदर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद अतुल सूट पहनकर बाहर आता है। अतुल ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है जो उसके ऊपर बेहद ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अतुल हैंडसम तो है बट वो काले सूट में और भी हैंडसम दिख रहा था। अतुल अपने हाथ में घड़ी पहनते हुए फोन पर किसी से बात करते हुए बोला, उस शख्स की अच्छे से मरम्मत करना, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं, मेरे आने से पहले जो मैंने तुम्हें कहा था वह करके रखना। सामने से आवाज आए, हाँ सर आप आ जाइए, जो आपने कहा था वह मैंने अच्छे तरीके से कर दिया है, बस आपके आने का इंतजार है सर। अतुल पूरी तरह से रेडी होकर अपने कमरे से बाहर निकल गया। वह सीढ़ियों से नीचे उतरकर हॉल से होते हुए बाहर की ओर ही जा रहा था कि पीछे से किसी ने उसको रुकते हुए कहा। अतुल वह आवाज सुनकर पीछे पलटते हुए बोला, मॉम मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जाते वक्त रुका मत कीजिए प्लीज। हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह की मां मयूरा शाह है। अतुल की मां आपस में दोनों हाथ बांधती हुई बोली, अतुल मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि बिना नाश्ता करे तुम ऑफिस मत जाया करो, फिर भी तू मेरी सुनता क्यों नहीं है। अतुल की मां अतुल का हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल के पास आती हुई बोली, अभी तो नाश्ता करके ही जाएगा, इतना बिजी रहता है कि मां के साथ बैठकर तुझे खाने तक का वक्त नहीं है। अतुल ने कहा, नहीं मॉम ऐसा नहीं है। अतुल इतना ही बोल पाया था कि अतुल की मां ने उसका हाथ पकड़कर चेहरे पर बिठा दिया। अतुल की मां ने प्लेट में से एक निवाला लेकर अतुल के सामने करते हुए कहा, ले बेटा अपनी मां के हाथ से तो एक निवाला खा ली। अतुल ने ये देखकर अपनी मां के हाथों से निवाला लेकर खाने लगा तो अतुल की मां ने उससे कहा, मैं खिला रही हूं, तू खा लेना, इतना भी क्यों घमंड में रहता है, रात दिन तुझे तेरे कमल में ही रहना पसंद है क्या बेटा। अपनी मां के मुंह से यह बातें सुनकर अतुल हल्के से मुस्कुरा दिया। वही अतुल के सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो अतुल की मुस्कुराहट देखकर खुद को बोलने से रोक ना सकी और उसने अतुल से कहा, भैया आप हंसते हुए इतने हैंडसम लगते हो तो आप इतना कम क्यों हंसते हो। अतुल सामने बैठी लड़की की बात सुनकर अतुल ने उस लड़की से कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन। हाँ, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि अतुल शाह की छोटी बहन आलिया है। अतुल आलिया से बोला, आप मेरी हंसी पर ज्यादा ध्यान ना दें, आप अपने खाने में ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा। ये सुनकर आलिया का मुंह बन गया और वह अपने भाई को चढ़ती हुई बोली, भाई वैसे भी आपको हंसना पसंद नहीं है, ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, आपको क्या क्या पसंद नहीं है भैया। हाँ, आखिर आलिया सच ही तो कह रही है। अतुल एक ऐसा इंसान था कि उसको ज्यादा बात करना या ज्यादा किसी से फ्रेंडली रहना पसंद नहीं था, पर यह बात भी सच ठीक है। अतुल अपनी माँ और अपनी बहन से बेहद प्यार करता था, उन दोनों के लिए अतुल कुछ भी कर सकता था। अतुल एक ऐसा इंसान था कि उसकी लाइफ में कुछ ही लोग इंपॉर्टेंट रखते थे। अतुल ये सुनकर अपनी बहन को अपने पास बुलाता हुआ बोला, आलिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। अतुल ने आलिया के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, मुझे सिर्फ मेरी छोटी बहन और मेरी माँ पसंद है और उन दोनों के अलावा मुझे ज्यादा कोई भी पसंद नहीं है, समझे आप। अपने भाई की यह बात सुनकर आलिया हल्के से मुस्कुराए और अपना फोन लेकर उसके भाई को कुछ दिखाती हुई बोली, भैया ये डिजाइन देखिए, मुझे यही डिजाइन का आउटफिट चाहिए, इस दिवाली पर मैं यही डिजाइन का आउटफिट पहनूंगी। अतुल ये सुनकर अपने बहन के मोबाइल में डिजाइन देखता हुआ बोला, आलिया आप कोई और डिजाइन पसंद कर लीजिए, ये डिजाइन इतनी भी अच्छी नहीं है। अतुल की बात सुनकर आलिया का मूड ऑफ हो जाता है। अतुल ये देखकर अपनी बहन के गालों पर हाथ रखता हुआ बोला, आलिया आपने जो डिजाइन पसंद की है वह बहुत बैकलेस है और आपको पता है मुझे ऐसी डिजाइनें पसंद नहीं है। आलिया ये सुनकर फौरन ही बोली, भैया लेकिन हमारी कंपनी में तो ये सब डिजाइनें चलती है ना भैया। अतुल अपनी बहन की बात सुनकर बोला, आलिया वह डिजाइनें हमारी कंपनी में है जरूर, पर वह डिजाइनें हमारे घर के लड़कियों के लिए नहीं बनाई जाती, वह डिजाइनें फौरन भेजने के लिए बनाई जाती है। अतुल अपनी बात दोहराता हुआ बोला आलिया से, आलिया तुम्हें ऐसी डिजाइन चूज करो जिससे मैं तुम्हारे शरीर का कोई भी हिस्सा ना देख सके, समझी गई आप, और आइंदा ऐसी डिजाइन ने अपने फोन में रखने की कोई जरूरत नहीं है, डिलीट करो इन सब डिजाइनों को अभी फौरन। अतुल ये बोलकर अपने लंबे कदम भरता हुआ घर के बाहर आ जाता है। वही आलिया अपने भाई की यह बात सुनकर उदासी हो जाती है। वह अपनी माँ से कहती है, मॉम अभी 23 का जमाना चल रहा है, फिर भी भाई की सोच पुरानी है, भाई क्यों ऐसे हैं मॉम, मुझे ये पहनना है। वह अपनी फोन की तरफ इशारा करते हुए बोले।
आलिया की यह बात सुनकर मयूरा जी ने कहा, तुझे पता है ना, एक बार अगर आपके भाई कुछ कह देते हैं तो वह पत्थर की लकीर होती है। अगर आपके भाई को ये पसंद नहीं है तो आप यह आउटफिट नहीं पहन पाओगे। तो आप कामाख्या जीत कर रही है, आप कोई और डिजाइन चूज करके आपके भाई को बता दे तो आपके भाई आपके लिए वह ले आएंगे। आलिया अपनी मां की यह बात सुनकर वहां से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। वहीं मयूरा जी खड़ी हुई खुशी बोली, अरे अतुल को जो बात के लिए मैंने रोका था वह बात तो मैं उसको करना भूल ही गई। वह खुद को जवाब देती हुई ही बोली, कोई बात नहीं, अतुल से फोन पर बात कर लेती हूँ मैं उस बारे में। वहीं दूसरी तरफ लीजाया फ्रेश होकर बाहर आ जाती है और वह अपने बाल सुखाते हुए खुद से बोली, मैंने जब पहली बार जॉब के लिए अप्लाई किया था वही जाकर आज मैं जॉब मांगूंगी अपने लिए। हे भगवान प्लीज मेरी मदद करना उन सबके सवालों के जवाब देने में। लीजाया ने आज पूरे व्हाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था जिसमें लीजाया बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वैसे तो लीजाया को मेकअप करने का कोई ज्यादा शौक नहीं था, बस वह अपने होठों पर हल्के सी लिप बाम लगाया करती थी। आज भी लीजाया हमेशा की तरह सिंपल ही थी पर वह बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। लीजाया पूरी तरह से रेडी होकर लीजाया अपना बैग लेकर कंधे पर लगाती हुई माया के घर से निकल जाती है। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में आप जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।